हाँ तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीटा डीके। कौन सा डीके? बीटा डीके। तो बीटा डीके में असलियत में क्या होता है आपका, देखें, सुने और समझें। मैं और आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए, तो हम लोग यहाँ चर्चा किसकी करने जा रहे हैं? अल्फा डीके की। हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह से बात की, बहुत परफेक्टली एकदम, है ना। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? बीटा डीके की। और हिंदी में बेटा बोलते हैं इसको बीटा क्षय। डीके को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या? क्षय। ठीक है। अब बीटा जो डीके है आपका, वो दो प्रकार से होता है। कैसे? देखें, एक तो होता है आपका बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके, और इसके दूसरे वाले के अंदर क्या होता है आपका? बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके। इन दोनों की चर्चा हम लोग अलग अलग, मतलब एक एक करके करेंगे। पहले बीटा माइनस डीके पढ़ेंगे, फिर बीटा प्लस डीके पढ़ेंगे। तो बीटा सर, आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न होगा कि बीटा माइनस डीके में क्या? तो बीटा माइनस डीके में आपका बेटा इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? एमिट होता है, उत्सर्जित होता है बीटा माइनस डीके के अंदर। और इसके अंदर आपका पॉजिट्रॉन, मैंने दोनों इंग्लिश में लिखे हैं क्योंकि हिंदी में भी इनको यही कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है। तो ये तो किसकी बात हुई? बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। बीटा प्लस डीके के अंदर पॉजिट्रॉन एमिट होगा। ठीक है, पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर? बीटा माइनस डीके की। तो स्टार्ट करते हैं। बीटा माइनस डीके होता क्या है? तो बीटा माइनस डीके की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। और बीटा माइनस डीके में मैंने आपको बताया अभी कि भाई जो बीटा माइनस डीके है उसमें कौन उत्सर्जित हो रहा है? सर आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। कौन उत्सर्जित होगा भाई? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो देखें, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, देखा ना, मैं बताया इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं ना। आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, बेसिकली बीटा माइनस डीके से हमारा अर्थ है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अब बात करेंगे भाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सिंबल क्या है, वो चिन्ह क्या है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे बीटा माइनस डीके को? तो हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब इस पर है जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश क्या है आपके पास? -1, और इसका मास नंबर क्या है? 0। बहुत छोटा मास होता है, बता दूं मैं, बहुत छोटा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? 0 मान लेते हैं। तो ये 0, मास नंबर 0, और एटॉमिक नंबर -1। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि बीटा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये -1 और ये 0। ठीक है, 0 और -1, यहाँ पर -1 और 0। जैसे हम लोग हीलियम को लिख देते हैं। अब हीलियम को क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पर? ये इसका परमाणु क्रमांक 2 और न्यूक्लियर नंबर 4। तो इसी तरह से हम लोगों ने किसको रिप्रेजेंट किया? बीटा को। ठीक है, जो बीटा माइनस डी के हो रहा है उसको रिप्रेजेंट किया। क्लियर? अब बीटा माइनस डी के में कैसे कैसे समझे इस चीज को? तो देखें कि जैसे आपके पास कोई एक्स परमाणु है, या एस न्यूक्लियस की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका परमाणु क्रमांक है Z, और इसका न्यूक्लियर नंबर क्या है? मास नंबर A। अब बीटा माइनस डी के मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। तो यदि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, न्यूक्लियर नंबर 0, परमाणु क्रमांक -1, ठीक है, या आवेश
-1 ये 0। अब क्या होगा, एक पुत्री नाभिक y, अब y में क्या है आपके पास, यहाँ पर z है, यहाँ पर -1 है, और हम लोगों ने एक बात की थी कि भाई LHS बराबर RHS होना चाहिए, इधर वाले बराबर इधर वाले, तभी तो संरक्षण होगा, तभी तो संरक्षित होगी। तो यहाँ पर z है, तो यहाँ भी टोटल क्या होना चाहिए बेटा, z। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, -1 तो यहाँ है, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, z + 1, और यहाँ 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर नंबर चेंज नहीं होगा ये आपके पास। ठीक है, अब आप यहां से देखें कि यहां भी z है, वहां का z है क्या, देखो है, क्लियर है यहां से बात। और दूसरी हम लोग यहां पर बात करेंगे क्या, यहां पर एक और निकलता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। ये क्या होता है आपका, एंटी न्यूट्रिनो, मतलब एंटी न्यूट्रिनो इसे हम लोग बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात हुई कि भाई बीटा जो -dk है, बीटा -dk के अंदर क्या हो रहा है आपका, ये x नाभिक है, इसका परमाणु क्रमांक है z, और इसका न्यूक्लियर नंबर क्या है a, और ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसका आवेश -1, न्यूक्लियर नंबर 0, और यहाँ पर पुत्री नाभिक, तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये उत्सर्जित हो गया है। अब इसमें से ये वाले जितने भी हैं, अगर संरक्षण हैं तो यहाँ वाले बराबर यहाँ वाले होने चाहिए, तो -1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग भाई, इसका पुत्री नाभिक का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, z + 1, न्यूक्लियर नंबर a। इसी के साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है भाई, याद रखें बीटा -dk के साथ एंटी न्यूट्रिनो, बीटा +dk के साथ न्यूट्रिनो। अभी इसकी बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में इसकी बात करेंगे क्या होता है एंटी न्यूट्रिनो, इस सब की बात करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका मास क्या है, 0, बहुत अल्प होता है। ठीक है, और चार्ज क्या है, -1, मतलब माइनस ही होता है, तो -1 लिखा हम लोगों ने। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं भाई बीटा का द्रव्यमान, तो बीटा का द्रव्यमान क्या है बेटा, 0 हम लोगों ने लिया। और इसका आवेश की अगर बात करोगे, बीटा के आवेश की, तो क्या होता है यहाँ पर, -e। ठीक है, तो बीटा -dk में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, तो इसकी समीकरण लिखिए। अब फॉर एग्जांपल हम लोग अगर समझें, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, किसका, कार्बन का। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लें कि भाई कार्बन 6, इसका न्यूक्लियर नंबर 14, परमाणु क्रमांक 6। अब यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो -1 और ये 0, तो कैस में पुत्री नाभिक क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा किसमें, इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, -1, ये 6 है, तो इधर वाला बराबर क्या होना चाहिए आपके पास, ये वाला इधर की क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z + 1, मतलब 6 + 1 7, और न्यूक्लियर नंबर तो क्या होते हैं, अनचेंज, प्लस इसके साथ क्या निकलेगा, एक एंटी न्यूट्रिनो, मतलब ये क्या है, ये एंटी न्यूट्रिनो। अभी बात करेंगे, अभी परेशान नहीं होना कि क्या होता है एंटी न्यूट्रिनो, अभी बताऊंगा, सारी चर्चाएं होगी। तो ये एक ये उदाहरण रहा आपके पास। ठीक है, तो जस्ट एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा कि बीटा -dk में क्या होता है आपके पास। तो यहां पर असलियत में हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं नाभिक से, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक आपने पढ़ा कि भाई बीटा -dk के अंदर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की बात हो रही है। कौन अनस्टेबल है, न्यूक्लियस। कौन एमिट करता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर बाबू हम लोगों ने क्या देखा है भाई, न्यूक्लियस में क्या होता है आपके पास, जैसे हम लोग अभी पढ़ के आए हैं अल्फा डीके के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका, प्रोटॉन प्रोटॉन होंगे,
और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे। तो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निकलने की तो बात समझ में आती है। प्रोटॉन एमिट हुआ, जैसे अल्फा करके बाहर निकला था यहाँ से, ये आपका अल्फा बाहर निकल गया, मतलब हमारा हीलियम बाहर निकला है जस्ट। तो अल्फा की बात कर लेंगे हम लोगों ने, क्या निकला, अल्फा बाहर निकला। ठीक, अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। तो आपका प्रोटॉन तो निकल सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस बना किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, है कि नहीं है। तो बाहर कौन निकल सकता है, प्रोटॉन निकले या न्यूट्रॉन निकले। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन भी था न्यूक्लियस के अंदर? क्या इलेक्ट्रॉन भी था न्यूक्लियस के अंदर? नहीं, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर। ये आपका नाभिक है बेटा, और नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो निकलेंगी क्या भाई? अगर मैंने रख दिया, मान लीजिए किसी बाउल के अंदर एक प्रोटॉन रख दिया, 100 प्रोटॉन और 100 न्यूट्रॉन, तो अब उसमें से क्या निकल सकता है? या तो प्रोटॉन निकलेगा या न्यूट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन है क्या उसके अंदर? मैंने डाला क्या? मैंने नहीं डाला ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो निकलेगा कैसे इलेक्ट्रॉन? ये सोचने वाली बात है। आइए, मैं हूं आपके साथ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखें वास्तव में यहां पर हो क्या रहा है, बीटा माइनस डीके के अंदर हो क्या रहा है वास्तव में, कि इसके जो न्यूट्रॉन हैं वो किस में बदल रहे हैं, प्रोटॉन में। क्यों? प्रश्न ये भी उठ जाता है कि सर आपने तो बताया, चलो न्यूट्रॉन किस में बदल जा रहा है, प्रोटॉन में। भाई ये तो समझ रहे हो कि अगर बीटा डीके हो रहा है, बीटा माइनस डीके हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जरूर जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल होगा, तभी वो डीके कर रहा है, अदरवाइज वो डीके नहीं करता। तो अगर वो डीके कर रहा है, बीटा माइनस डीके कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो कैसे निकाल रहा होगा? तो यहां पर क्या हो रहा है, मैं लिख दूं एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट, अभी समझाता हूं मैं आपको कैसे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। वास्तव में बीटा माइनस क्षय में नाभिक के न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहे हैं। वास्तव में बीटा माइनस डीके में, क्षय में, नाभिक के न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं देखें। तो अभी तक हम लोगों ने किसकी चर्चा की, ये तो बात समझ में आ गई ना आपके पास। भाई बीटा जो क्षय होता है दो प्रकार से होता है, एक बीटा माइनस डीके, एक बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके में क्या निकलेगा आपका इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस डीके में क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन। ये पढ़ रहे हैं बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, आवेश माइनस ई है आपका, और द्रव्यमान क्या है, 0। तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल लिया, इसको शो करवाया कि भाई रिएक्शंस कैसे होंगे। तो ये कोई एक्स नाभिक है, परमाणु क्रमांक Z है और न्यूक्लियर नंबर A है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, तो इधर वाले बराबर इधर वाले होने चाहिए, तभी तो संरक्षित होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, जो पुत्री नाभिक बनेगा तो उसमें Z+1। अब इधर वाला बराबर क्या होगा, इधर वाला, और न्यूक्लियर नंबर जो है वो अनचेंज है, मतलब यहाँ 0 है तो A बराबर A, ठीक। प्लस इनके बाद एक एंटी न्यूट्रिनो निकला, इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। मैंने बोला कि अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, कैसे समझाएंगे। फॉर एग्जांपल लिया यहाँ पर ये, अब यहाँ पर एक लाइन लिखी, वास्तव में बीटा माइनस क्षय में नाभिक के न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहे हैं, ठीक। यहाँ तक की चर्चाएं हुई है। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें।
और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो दूसरी बात मैंने बताई कि आपके नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। मतलब प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं कि या तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, दोनों हैं। एक नाभिक जो बना है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब बीटा माइनस जो डीके अगर हो रहा है तो आपका जो नाभिक है वो क्या है, अस्थिर है, तो वो बीटा माइनस डीके करके स्थिरता पाना चाह रहा है। अब समझते हैं इसके। हम लोग देखें तो हम लोगों ने एक पॉइंट पे विचार किया था कि वो स्टेबिलिटी बेल्ट वाला, इधर प्रोटॉन की संख्या थी और इधर न्यूट्रॉन की संख्या थी। तो ये ऐसे करके हम लोगों ने इस पॉइंट की चर्चा की थी, है ना। और इस तरफ जो थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसमें क्या थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा थी इधर वाले में। तो क्या ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्या ये क्षय करेंगे? बिल्कुल ये क्षय करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि इस स्टेबिलिटी बेल्ट पर जितने भी नाभिक होंगे वो स्थिर हैं। अब ये कितने हैं, 1500 अभी तक हो जाएंगे। 1500 एलिमेंट में से 260 से भी कम स्थिर हैं, मतलब वो इस स्टेबिलिटी बेल्ट पर हैं, बाकी क्या है, अस्थिर है। तो हम लोगों ने चर्चा की फिर इसके बाद कि भाई जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने से नाभिकीय बल आएगा, और नाभिकीय जब बल आएगा, ज़्यादा होगा नाभिकीय बल, तो न्यूक्लियस को क्या करना चाहेगा, चिपका देगा वो। भाई जब चिपकाएगा तो न्यूक्लियस भी क्या होगा, अनस्टेबल। मान लीजिए इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, अब ये दोनों दीवार फोर्स ज़्यादा लगे दोनों पे, तो मुझे क्या कर देंगे, एकदम चिपका देंगे। कुछ समय बाद मैं निकल लूँगा फिर यहाँ से है ना। तो ये है कि न्यूट्रॉन ज़्यादा हुए तो नाभिकीय बल ज़्यादा आया, नाभिकीय बल ज़्यादा लग रहा है तो नाभिकीय बल ज़्यादा लगेगा, इधर से भी चारों तरफ से लगेगा, तो उसको क्या करेगा, नाभिक को चिपकाना, तो नाभिक क्या होगा, स्थिर। अब उसका नाभिकीय बल हमें क्या करना है, कम। नाभिकीय बल क्या करना है, कम, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या करनी होगी, कम। तो इधर हम लोगों ने बात की थी कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है उसको क्या करना पड़ेगा, कम। तभी ये वाले जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं या ये जो अस्थिर नाभिक हैं इधर वाले, वो कहाँ आएंगे, स्टेबिलिटी बेल्ट पे आके स्थिर होंगे। जब आप क्या करोगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात क्या करोगे, कम, ज़्यादा हो गया ना, कम करना पड़ेगा, तभी तो ये इधर आएंगे, ठीक। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से कि जो न्यूट्रॉन है वो किस में बदल रहे हैं, प्रोटॉन में। क्या एमिट करके, इलेक्ट्रॉन। असलियत में ये जो परिघटना हो रही है नाभिक के अंदर हो रही है, नाभिक के बाहर कुछ नहीं हो रही है कि पता चले आप एटम में ऑर्बिट है, ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, नहीं, उनसे कोई वास्ता नहीं है। वैलेंसी शेल वाले इलेक्ट्रॉन से कोई वास्ता नहीं है। अभी हम लोग नाभिक पढ़ रहे हैं। आप सोचें कि सर एटम ने परमाणु बताए थे, उसमें ये कोश बताए थे, कोश में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे, नहीं भाई, ये सिर्फ हम लोग चर्चा कर रहे हैं नाभिक की, नाभिक के अलावा किसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग। तो आप समझे उस चीज को। वास्तव में क्या हो रहा है, आपका नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अल्फा डी की बात नहीं कर रहा हूं, पता चले कि अल्फा डी की देखने लग गए। तो यहां पर क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा है। न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा होने से नाभिकीय बल ज़्यादा लगेगा। नाभिकीय बल ज़्यादा लगेगा तो नाभिक क्या करेगा, भाई आपकी तरफ कोई दबाए आपको, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, पीछे से सब जगह से बल लग रहा है, तो वो चिपकेगा। और उस चिपकन से बचाने के लिए आपको ये ताकत लगानी पड़ेगी। अब आए कोई, ठीक है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके, न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन। आवेश कितना होता है इन पर, 0, उदासीन है ये, तो उदासीन है। अब स्थिर विद्युत की फर्स्ट में चलो, उदासीन, इलेक्ट्रॉन बाहर, क्या है, प्लस, समझ रहे हैं।
तो यहां पर नाभिक के अंदर ही जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या बन जा रहे हैं, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन बनेगा तभी तो नाभिकीय बल को कम करेगा, उसके प्रभाव को कम करेगा। कैसे भाई, प्रोटॉन बने, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं तो रिपल्शन बढ़ेगा, स्थिर जो विद्युत बल है वो बढ़ेगा, जो इधर वाले फोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं तो जो प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ने का मतलब इधर वाले फोर्सेज जो बाहर की तरफ लगेंगे वो बढ़ेंगे, तो इधर वाले बराबर हो जाएंगे इधर वाले को। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो हमारा नाभिक क्या हो जाएगा बेटा, स्थिर। समझे कहानी? दोबारा बता दूं मैं एक बार, यहां पर क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा है, न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा बढ़ने से ये अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ गया है। अट्रैक्शन बढ़ने से नाभिक चिपकना चाहेगा, नाभिक चिपकने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब प्रोटॉन की संख्या कैसे बढ़ेगी? ये तो नहीं है कि हम लोग कोई कुछ हो बाहर से, लो भैया तुम नाभिक हो, ये लो हम प्रोटॉन नंबर डाल दे रहे हैं इसमें और तुम स्थिर हो जाओ। रिएक्शन भाई अंदर के एलिमेंट है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, काफ़ी छोटे से है उसमें है, समझ रहे हैं? त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15, समझ रहे हैं, मीटर। बहुत छोटे में डाल भी तो नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब यही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है आपका कि भाई अस्थिरता तो है लेकिन स्थिर करना है अपन को। तो इसमें क्या होगा, इसके जो न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ गए हैं बेटा यहाँ पर, तो इनके जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात तो कम करना पड़ेगा। अब ये कम कैसे होगा, न्यूट्रॉन के नंबर ज़्यादा है, न्यूट्रॉन के नंबर ज़्यादा होने से नाभिकीय बल ज़्यादा है। अब नाभिकीय बल ज़्यादा है तो उसके प्रभाव को कम करना पड़ेगा ना। तो ये न्यूट्रॉन क्या होंगे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, बाहर निकालने के बाद ये जो न्यूट्रॉन था किस में बदल गया, प्रोटॉन में। प्रोटॉन में बदलने के बाद प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं तो प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण विद्युत बल आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो क्या करेगा, इस वाले फोर्सेस को, इधर वाले फोर्सेस को बैलेंस करेगा इधर लगा के। तो जब इधर वाले बराबर इधर वाले हो जाएंगे तो नाभिक क्या हो जाएगा, स्थिर। अब वो कब होता है इसका अनुपात हम भी नहीं लगा सकते कि 1 ही डीके में हो जाएगा, कि 2 डीके में होगा, कि 10 कि 15 कि 100 डीके में होगा, ये हम नहीं बता सकते। समझ रहे हैं? तो ये है कुल मिला की कहानी कि भाई बीटा माइनस डीके में हो क्या रहा है। फिर दूसरी बात की हम लोगों ने यहाँ पे, भैया एंटी न्यूट्रॉन भी बन रहा है, तो इसकी चर्चा तो हमने बताई कि अभी करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है आपका, ये वाले जो हैं इसमें न्यूट्रॉन के नंबर ज़्यादा हैं, तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात क्या करना पड़ेगा, इधर कम। अब मैं थोड़ी सी बात बता दूं, पॉजिट्रॉन में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यही बता देता हूँ। जो इधर वाले बेटा हैं ये, इसमें क्या है, प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हैं, तो प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हैं, क्या ये हेवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? बिल्कुल है। इनमें प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा, तो इसका मतलब स्थिर विद्युत बल ज़्यादा, फूटना चाहेगा, फटना चाहेगा। फटने से बचाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा प्रोटॉन +1 -1 0, न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे दादा। तो इसकी चर्चा करेंगे बीटा प्लस डी के अंदर बेटा, ठीक है। तो यहां से जो उत्सर्जन होता है वो क्या होता है, या तो अल्फा होगा या बीटा प्लस। और यहाँ वाले एलिमेंट जो उत्सर्जित करते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं, बीटा माइनस डी के का, बोले तो इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो ये उत्सर्जन होता है यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पे ये रही कहानी। अब इसके 1-2 पॉइंट और हैं जिसको मैं अभी यहीं लिख देता हूँ। तो आप याद रखें, जो बीटा हैं ये असलियत में इलेक्ट्रॉन क्या हैं आपके, ये बीटा कण हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक में इसी समय उत्पन्न हो रहा है, ये नहीं है कि इसके अंदर पहले से था, समझ रहे हैं। क्योंकि
अगर पहले से होता तो आपको बताता उसके अंदर, वो नाभिक के अंदर, इस नाभिक के अंदर कि भैया इलेक्ट्रॉन भी है इधर, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसके अलावा कोई नहीं है। अभी इस समय क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बन रहा है। कैसे बन रहा है इसको मैं समझाऊं अगर, कि आप देखें कि जब हम लोगों ने एटम पढ़ा था तो एटम के अंदर एल शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो के शेल में आता था, या अगर बात करें हम लोग कि जो के शेल का इलेक्ट्रॉन था वो कुछ ऊर्जा पाकर गया एल शेल में, अब वहाँ एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में वो क्या हुआ कि काफ़ी एक्साइटेड है, तो हर एक सिस्टम लो एनर्जी में रहना चाहता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, एल शेल वाला जो के से एल में गया है वो के शेल में वापस आना चाहेगा, तो क्या करेगा वहाँ पर कि एल शेल से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो दोनों ऊर्जा स्तर का अंतर है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतनी एनर्जी का फोटोन बाहर निकालेगा। फोटोन क्या पहले से था वहां पर, क्या फोटोन वहां पहले से था, नहीं था ना, लेकिन जब एल शेल से के शेल में आया तो उसने फोटोन उत्सर्जित किया ना, वैसे ही यहां पर ये इलेक्ट्रॉन। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। जैसे वहां फोटोन बना था यहां पर इलेक्ट्रॉन बना है, समझे। पूरी कहानी मैंने बता दिया आपको कि कैसे नाभिकीय बल को बराबर करने के लिए प्रोटॉन के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तब स्थिर विद्युत बल आएगा, विद्युत बल बराबर करेगा तो प्रोटॉन के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे आपको, तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में, क्या उत्सर्जित करके अपने अंदर से निकालेगा इलेक्ट्रॉन बाहर। तो उदासीन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, स्थिर विद्युत की पढ़ा है आपने, है ना। तो ये वाली चर्चा यहां पर हो रही है। अब इसके एक दो पॉइंट और हैं, इसको मैं लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह बची है, ठीक है। तो वेट करिए, मैं लिख के फिर आपको दिखाता हूं कि क्या पॉइंट लिखना है आपको, ठीक। तो बच्चों ये अपने पॉइंट रहे, जो पॉइंट था मैंने आपसे बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन इस समय नाभिक के अंदर उत्पन्न होता है, इसलिए उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ उत्सर्जन के समय ही बनते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि फोटोन उत्सर्जित होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, ठीक उसी प्रकार है। ये बात क्लियर है। अब आप वीडियो पॉज करके पूरा इसको लिख लें, फिर मैं बात करता हूं एंटी न्यूट्रिनो की। ये अभी बचा हुआ अपना ना, तो इसकी हम लोग बात करते हैं और कुछ एक अलग तरह से चीज देखते हैं कि कैसे बीटा डीके होता है ना। बीटा डीके तो काफी हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर कैसे क्या होगा, और थोड़ी सी जो एंटी न्यूट्रॉनो के साथ इसका बीटा डीके का रिलेशन है वो देखने जा रहे हैं हम लोग। तो वीडियो पॉज करें, इसको बेटा लिखें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए लिखें। हो गया भाई, हो गया, चलिए। हाँ तो बच्चों हो गया बेटा, चलिए मैं मिटाने जा रहा हूं, हो गया ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एंटी न्यूट्रॉनो की, कि एंटी न्यूट्रॉनो अगर आया है तो क्यों आया भैया। और मैं बता दूं आपको, बहुत छोटे होते हैं ये। बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रॉनो आ रहा है, अभी बीटा प्लस के अंदर आपको न्यूट्रॉनो दिखेगा, और दोनों की अलग अलग कहानी है, देखें, और दोनों ही रिलेट करते हैं ऊर्जा से। अभी आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, है ना, बस उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखें कि जो एंटी न्यूट्रॉनो है, एंटी न्यूट्रिनो की, तो एंटी न्यूट्रिनो को बेटा सबसे पहले समझाया पाउली सर ने।
प्रथम पावली के द्वारा सुझाया गया। सबसे पहले इन्होंने बताया कि भाई एंटी न्यूट्रॉनो भी आएगा बीटा माइनस डीके के अंदर। क्यों आएगा? क्योंकि जो एंटी न्यूट्रॉनो हैं उनका वो किस लिए आते हैं? वो आते हैं बेसिकली आपके ऊर्जा संरक्षण के लिए और स्पिन मोमेंटम संरक्षण के लिए, कोणीय संवेग संरक्षण के लिए, चक्रण संवेग संरक्षण के लिए। तो अगर यहां पर बात की जाए एंटी न्यूट्रिनो ऊर्जा संरक्षण और कोणीय, या आप चक्रण भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, स्पिन संवेग संरक्षण के लिए आते हैं या लिए जाते हैं, है ना। बेसिकली क्या है इनका जो आपके पास है कि एंटी न्यूट्रिनो की चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है आपके पास? ऊर्जा संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण के लिए क्या आते हैं या उत्सर्जित होते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, के लिए उत्सर्जित होते हैं, ज्यादा सही रहेगा, उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। के लिए आते हैं या लिए जाते हैं, इससे बेटर रहेगा उत्सर्जित होते हैं। तो एंटी न्यूट्रिनो ऊर्जा संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण के लिए उत्सर्जित होते हैं। अब कैसे? तो जो मान ली अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई कोई एक्स नाभिक था, वो कोई एक्स नाभिक था, ये एक्स नाभिक, उसने बीटा माइनस डी की किया। अब बीटा माइनस डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पुत्री नाभिक निकलेगी, और फिर एंटी न्यूट्रिनो कि जैसे अगर यहाँ पर बात की जाए, बीटा ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन की जगह, और इसका आवेश क्या है आपके पास, सॉरी द्रव्यमान संख्या 0 प्लस एक पुत्री नाभिक प्लस एंटी न्यूट्रिनो और कुछ, अब डीके हो ही रहा है तो कुछ ऊर्जा भी निकलेगी, ठीक है ना, कुछ ऊर्जा भी। तो यहां पर यह एक्स नाभिक था जो अस्थिर अवस्था में था, उसने बीटा माइनस डीके किया या बीटा डीके किया, एक पुत्री नाभिक फिर एक एंटी न्यूट्रिनो। एक काम करते हैं, एंटी न्यूट्रिनो को अभी मार्केट में लेते ही नहीं है, बात कर रहे हैं ना एंटी न्यूट्रिनो की, अभी क्यों आया अभी देखते हैं इसका लिए। डायरेक्टली अभी हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा? डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं कुछ ऊर्जा की, ठीक। तो कुछ ऊर्जा आई होगी। अभी ये ऊर्जा कितनी होगी? ये ऊर्जा आपके पास होगी Q इक्वल टू मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या बीटा प्लस मास ऑफ वाई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको गोले से दर्शाते हैं, नाभिक है ना, इसको भी लिया है तो ये वाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्यू की वैल्यू आई आपके पास, ठीक है। और जो आपको मास रखना है इसके अंदर हम लोग किस में रखते हैं भाई? इन AMU, तभी तो आप मल्टीप्लाई किए ना इसका, ठीक है। अब ये जो आई आपके पास ऊर्जा किस में आई? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो कुछ ऊर्जा भी निकली है यहां से। अभी बात ये होती है कि जैसे अल्फा के अंदर
ये जो ऊर्जा निकलती थी वो ऊर्जा को कौन लेता था भाई? कुछ पुत्री नाभिक लेती थी ऊर्जा, तो रिकॉइल स्पीड भाई उसने गतिज ऊर्जा ली, गतिज ऊर्जा से वेलोसिटी ली, उसको उस पीछे की तरफ चली, उसको हम लोगों ने क्या बोला? प्रतिक्षेपी चाल है ये पुत्री नाभिक की। और लगभग बहुत सारी ऊर्जा कौन लेके गया? अल्फा लेके गया। कौन लेके गया बेटा? अल्फा लेके गया, है ना। और बहुत तेजी के साथ चला, उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, काइनेटिक एनर्जी से उसको वेलोसिटी मिली थी, वेग मिला था, और वेग से उसने रेंज तय कर ली। उसी को बोला गया कि भाई ये अल्फा की परास है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर बात करें, अगर हम लोग अल्फा की बात करें, हीलियम नाभिक की बात करें, तो उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन। ऐसे हम लोग शो करते हैं इसको, अल्फा को 2He4। तो इसके पास क्या है? अभी आपके पास द्रव्यमान संख्या भी है, ये नंबर भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है आपका, इस पर जो द्रव्यमान है 0 और आवेश कितना? -1, जो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बीटा। बीटा। तो क्या इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है? क्या अल्फा से भी छोटा है? बहुत छोटा। तो बहुत छोटे होने से जो सिस्टम में एनर्जी बनी है आपकी, वो पूरी एनर्जी कौन लेके जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन। भाई बहुत छोटा है। और प्रैक्टिकली ये देखा गया कि इसने जो ऊर्जा ली ना के बराबर, जो पुत्री नाभिक ने ऊर्जा ली वो ना के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, सारी ऊर्जा लेके भाग गया, सब लेके पूरी लेके भाग गया भैया। जो बीटा था वो पूरी लेके भाग गया। बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, अल्प है, तो सारी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लेके चला गया, ठीक है। अब जो बीटा -d के में नजर आया आपको, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से? इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, यह लगभग सारी ऊर्जा ले लेता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही सारी ऊर्जा ले ले रहा है तो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्स, लगभग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बीटा लिख दें आप यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा? बीटा भी लिख सकते हैं या इलेक्ट्रॉन लिख दो, ठीक है। तो जो सारी ऊर्जा थी वो किसने ले ली भाई? बीटा ने। अगर यहाँ पे लिखना आप चाहें तो बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बीटा लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा, बीटा डी के हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और जब फिर देखा गया कि अगर ये सारी ऊर्जा ले ले रहा है आपका, तो वाई क्या ले रहा है? वाई क्या ले रहा है? तो वाई में ये देखा गया कि वाई आपका जो ऊर्जा ले रहा है वो 0 के बराबर ले रहा है। किसके बराबर ले रहा है? 0। प्रैक्टिकली देखा गया कि 0 गतिज ऊर्जा। इसके पास क्या है? 0 गतिज ऊर्जा, क्योंकि बहुत छोटा है भैया, लेके भाग लिया ये कि भाई वो कोई छोटा है, उसका द्रव्यमान कम है, और द्रव्यमान कम है तो जो काइनेटिक एनर्जी मिली है वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके सारी पूरी खा गया है वो। इसको क्या मिली? पुत्री नाभिक को 0 गतिज ऊर्जा मिली भी होगी तो लगभग 0 टाइप में, लगभग 0 टाइप या 0.1 समथिंग ना। और 99.9% कौन लेके भाग गया? इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, क्या देखा गया? कि जो आपके पास ऊर्जा आ रही है, ये जो ऊर्जा आ रही है, मान लेते हैं
कि ये ऊर्जा आई आपके पास 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान रहे हैं, अभी मान ले रहे हैं, ये जो ऊर्जा आई आपके पास कितनी आई बेटा, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बीटा को मिली, बीटा ने ली भैया, बीटा से पूछा गया भैया तुमने कितनी ऊर्जा ली, तो बीटा बोलता है कि मैं तो 3 मेगा इलेक्ट्रॉन लिया मैं। फिर वाई से पूछा गया भैया तुम भी क्या लिए, तो बोला मैंने तो लिया ही नहीं। नहीं फिर भी बता दो अगर लिए हो कि नहीं, जैसे हम लोग करते हैं, हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं, लो लो चाय पानी लो, अरे बस बस बस, सामने वाला बोलता है अरे बस बस बस, अरे ले लो यार, मतलब कुछ तो लो, बताओ तो सही, मतलब थोड़ा सा ले लो। तो फिर वो थोड़ा सा एक चम्मच लेके खाते। तो ऐसे इनसे भी पूछा गया कि भाई बता दो कितनी ऊर्जा ली है आपने, मतलब कि हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, आप बताओ तो सही कम से कम। तो उन्होंने बोला कि मैंने मतलब कि 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन लिए। तो जो वाई ने ली ऊर्जा वो किस में दिखी, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब जो क्यू एमिट हुई थी वो कितनी थी, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बीटा पार्टिकल ने ली 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाई के पास है 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाकी जो बची वो गई कहाँ, कहाँ गई, अब उत्सर्जित तो हुई है, तो किसी न किसी ने तो ली होगी ना भाई। तो किसने ली उस ऊर्जा को, कौन है वो। फिर बोला गया कोई नहीं बोला, तो फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर बोला गया कि भैया 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बेटा तुमने कितनी ली बेटा दूसरी बार, बोला कि हम लोग 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिए हैं। वाई से पूछा भैया तुम कितने लिए हो, तो 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन बोला कि हम अभी भी वही लिए जो पहले लिए थे, हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। अब पहले वाले केस में 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन्होंने ली 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 माइनस 3 माइनस 0.1, तो वह पहले वाले केस में 1.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची। तो कौन लेके गया वो, उसका कोई नामो निशान नहीं। फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट हुआ, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट हुई, बीटा से पूछा गया भैया तुम्हारे पास कितनी लेके गए तुम, बोला 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ने कितनी ली, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बाकी बची है आपके पास 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कौन लेके गया रे बाबा। फिर तीसरी बार फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली, इनसे पूछा गया भाई तुम कितने, लगभग हमने 4.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले ली हम लोगों ने। इनसे पूछा गया भैया तुम, बोला कि हम भी वही लिए हैं, हम तो वही लिए हैं, अब नहीं लेंगे, अब पेट भर गया हमारा, अब नहीं लेंगे, है ना। चाय पी ली, सब कुछ कर लिया है, उतना ही ले रहे हैं, पेट भर गया हमारा, अब नहीं लेंगे। तो कुल मिला के ये था कि इन्होंने वही ली थी। तो अब कितनी बची भाई, 4.7 ले ली, 0.1 ले ली, ठीक है, 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन अभी भी बची है। तो कौन ले रहा है ऊर्जा को, ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है ये। तो अगर है, कहाँ गई, कहाँ जा रही है भाई, कहीं तो कोई तो होगा जो ले रहा होगा उसको। ये एक्सपेरिमेंटल है, आप इसको याद करके ना जाएं कि भाई एक बार में 3 निकला था, 4 निकला, 4.7। आपको यहां से ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई, जो प्रायोगिक अध्ययन हुआ, उसके अंदर निकल के ये आया कि जो बीटा पार्टिकल एनर्जी ले रहा है वो वेरिएबल टाइप है। ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट एनर्जी लेके जा रहा है। आप अल्फा में, अल्फा वाले केस में क्या था, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या था यहाँ पर, क्यू एम वाई एम अल्फा प्लस एम वाई, यही था। ये किसकी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, जो कि क्या थी, कांस्टेंट।
जो कि क्या थी बेटा, कांस्टेंट। लेकिन यहां पर एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, 3 4 4.7। बीटा जो एमिट हो रहा है, बीटा जो एनर्जी ले रहा है वो वेरिएबल टाइप ले रहा है, कांस्टेंट नहीं ले रहा है कि 3 लेगा तो 3 ही लेगा, इसके बाद नहीं लेगा, 4 भी ले रहा है वो, देन उसके बाद 4.7 भी ले रहा है, वेरिएबल टाइप एनर्जी ले रहा है। एक्सपेरिमेंटल है, मैं बता दे रहा हूं आपको, और इसको बिल्कुल याद, तो आपको समझाने के लिए है 3 4 4.7, आपको इतनी सी बात समझाने के लिए है कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई उसके अंदर निकल के आया, प्रायोगिक अध्ययन के अंदर निकल के आया कि बीटा पार्टिकल वेरिएबल टाइप एनर्जी ले रहा है। कौन सी एनर्जी ले रहा है, वेरिएबल टाइप, कांस्टेंट नहीं, नियत नहीं है, कम फिर ज्यादा फिर कम, कैसे, किस टाइप की एनर्जी ले रहा है, इस टाइप की, कि ये इस टाइप का ग्राफ बना आपका, ये बीटा कणों की संख्या और काइनेटिक एनर्जी के मध्य में ग्राफ खींचा, और ग्राफ कैसे आया बेटा, वो इस तरफ से ग्राफ आया, इस तरह से ग्राफ आया, कि मतलब आप देखें कि इतने से बीटा कण, इतनी गतिज ऊर्जा, ये है, ये गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, इस तरह से। तो पहले ऊर्जा कम, ऊर्जा ज्यादा, ऊर्जा कम, ज्यादा, फिर कम, देखें वेरिएबल टाइप एनर्जी ले रहा है, वेरिएबल टाइप, कांस्टेंट नहीं है। देखें ग्राफ, कांस्टेंट एनर्जी नहीं है यहां पर, समझ रहे हैं? तो यहां पर, अब यहां पर क्या है, आपकी ऊर्जा संरक्षित नहीं है। सोच के देखें, ऊर्जा कब संरक्षित होती है? मैंने अभी बताया, ऊर्जा को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इस जगह ऊर्जा कहां संरक्षित है? जो बची हुई ऊर्जा है वो गई कहां? कौन लिया उसको? उसको कौन लिया रे बाबा, समझ रहे हैं? तो यहां पर एंट्री होती है भैया कि वो एनर्जी वही ले पाएगा जो वेरिएबल टाइप एनर्जी लेता हो। तो वहां पर एंट्री हुई किसकी? वहां पर एंट्री हुई किसकी? एंटाई न्यूट्रिनो की एंट्री हुई यहां पर। तो यहां पर लिखें, आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको लिख लें, फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है? पहले लिखें, फिर थोड़ा सा मिटा के मैं लिखता हूं इसमें। तो मैं लिखता हूं, चलें देखें इधर। अब तो मैंने क्या बोला आपसे कि प्रायोगिक प्रेक्षणों से यह प्रेक्षित हुआ कि बीटा कण वेरिएबल या परिवर्तनशील, या वेरिएबल बोलेंगे इसमें, परिवर्तनशील ऊर्जा ले रहे हैं। तो ये क्या है बेटा? प्रायोगिक प्रेक्षणों से यह प्रेक्षित हुआ कि भाई परिवर्तनशील ऊर्जा ले रहे हैं। तो अब इसी के आधार पर एंट्री यहां पर किसकी हुई? एंटी न्यूट्रिनो की। तो यहां पर किसका कौन पिक्चर में आया? तो यहां
ये मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ एंटी न्यूट्रिनो पिक्चर मतलब मार्केट में आया, मतलब इस समय प्रकट हुआ, ये एंटी न्यूट्रिनो पिक्चर में आया और परिवर्तनशील या वेरिएबल ऊर्जा को ग्रहण किया। मतलब उस समय ये परीक्षित हुआ कि अगर आपको ऊर्जा संरक्षण लगाना है, मतलब होना चाहिए, यही तो नियम है रेडियो एक्टिव लॉ का कि भाई ऊर्जा क्या होनी चाहिए, संरक्षित होनी चाहिए, आपकी मोमेंटम संरक्षित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या था, ऊर्जा संरक्षित नहीं थी। यहाँ पर ये देखा गया कि जैसे अल्फा के अंदर क्या था, कांस्टेंट एनर्जी निकलती थी, तो उसको पुत्री नाभिक भी ले लेती थी, और फिर जो बची हुई एनर्जी होती थी कौन ले रहा था, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ऊर्जा क्या होती थी, संरक्षित। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बीटा कण है वो क्या रहे हैं, वेरिएबल टाइप एनर्जी ले रहे हैं, वो कोई कांस्टेंट एनर्जी नहीं ले रहे हैं। और किससे प्राप्त हुआ, प्रायोगिक परीक्षणों से यही परीक्षित हुआ कि भाई जो बीटा है आपका वो क्या ले रहा है, वेरिएबल टाइप एनर्जी ले रहा है, वो कांस्टेंट नहीं ले रहा है, कभी कम ले रहा है, कभी ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, कोई एवरेज वैल्यू भी ले रहा है। तो बची हुई ऊर्जा कौन लेगा, तो पिक्चर में कौन आया भैया, एंटी न्यूट्रिनो की एंट्री हुई। और वही पार्टिकल ले सकता है जो वेरिएबल टाइप एनर्जी ले, ये नहीं कि वो कांस्टेंट एनर्जी लेगा ना, वो भी वेरिएबल टाइप ही एनर्जी लेगा ना। ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट एनर्जी ले लेगा फिर बच जाएगी एनर्जी, वो जाएगी कहां। तो वही पार्टिकल पिक्चर में आएगा जो परिवर्तनशील या वेरिएबल टाइप एनर्जी ग्रहण करता हो। समझ रहे हैं? तो यहां से एंट्री हुई एंटी न्यूट्रिनो की। और जो ये भी क्या करते थे, ये भी वेरिएबल टाइप एनर्जी ग्रहण करते थे। कैसे, अब यहीं पर मैं बताऊं आपके लिए पास, यहां पर जो ये थे एंटी न्यूट्रिनो, वो कैसे ऊर्जा ग्रहण करते थे, इस टाइप से देखें, इस तरह से। यहां पर क्या है, एंटी न्यूट्रिनो की संख्या और ये काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ। तो जब बीटा कणों की न्यूनतम ऊर्जा क्या है, 0, तो इनकी क्या होगी आपके पास, अधिकतम यहां से। और जब इसकी यहां पर, तो ये यहां पर भाई ऊर्जा संरक्षित करनी है ना, तो ऐसे करके एवरेज वैल्यू उसी के जैसे चलेगा। और दोनों का सम करोगे आप, क्या हो जाएगा, 0। देखो, तो इसका जस्ट विपरीत ही ग्राफ बनेगा ये, जब उसका अधिकतम तो इसका न्यूनतम, तो दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, बराबर। तो जो पूरी की पूरी जो ऊर्जा बची आपकी वो क्या हो गई, संरक्षित, दोनों ने ग्रहण कर लिया है। तो ये है आपका कि जो एंटी न्यूट्रिनो है वो किसके काम आते हैं, ऊर्जा संरक्षण के लिए, स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। तो ये है आपके एंटी न्यूट्रिनो की पिक्चर कि किस लिए आया था, क्यों आया, है ना। अभी थोड़ी सी बात और करेंगे। अब यहां पर जो Q है, वो Q क्या हो गया, यहां पर किसने ले ली Q की वैल्यू को, वो ले ली है यहां पर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q इज इक्वल टू, अब पूरी की पूरी ऊर्जा किसने ले ली, Ke बीटा प्लस Ke एंटी न्यूट्रिनो, ये ले ली। तो टोटल एनर्जी जितनी बनी थी वो दोनों ने ग्रहण की, बची कितनी, 0। भाई दोनों ने ले ली, बची कितनी, 0। क्लियर है। तो ये रहा यहां पर। अब आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज करें बेटा, इसको लिखें, फिर मैं स्पिन मोमेंटम की बात बताता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसके,
क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो जल्दी से वीडियो पॉज करें, इसको लिखें, फिर बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।